आप हेडिंग करो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। ध्यान दो बेटा, आप इलेक्ट्रिक डाइपोल भी लिख सकते हो, है ना। अब हम डाइपोल लिखेंगे मीन्स द्विध्रुव रखेंगे लिखेंगे, तो इसका मतलब आप वैद्युत द्विध्रुव ही समझो। वैद्युत तो चैप्टर पढ़ रहे हो ना। बस एक चीज याद रखना, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लगाते हो या इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखते हो तो यहाँ पे एन कर देना। क्या कर देना? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये तो आप सब ने पढ़ रखा ना, आर्टिकल्स ए एन डी, बस वही यूज कर रहा है। तो लिखेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अब ध्यान दो, अगर आपके कहीं बुक वगैरह में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हो तो उसका मतलब भी आप क्या समझोगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र ही समझना है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में एक समान वैद्युत क्षेत्र ही है। बात समझ में आ रही है? असमान वैद्युत क्षेत्र के लिए कैलकुलेशन नहीं है। ठीक, तो शॉर्ट में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वैद्युत क्षेत्र। हम लोग क्या समझेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र, जब तक वो खुद नहीं कहेंगे असमान वैद्युत क्षेत्र। चलो ये हेडिंग कर लीजिए आप। अच्छा, इसका मतलब हिंदी में भी लिख लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बेटा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज डाइपोल का मतलब तो जानते ही हो, द्विध्रुव। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वैद्युत क्षेत्र। तो हम लोग लिखेंगे क्या? एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये एडिंग कर लिए। ध्यान देना बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा की। कौन से स्थितिज ऊर्जा की? तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की। अच्छा, द्विध्रुव स्थित कहाँ है? एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तब तो आप पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार की स्थितिज ऊर्जा की बात करें। लिखो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा लिख लें। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किए गए उस कार्य के बराबर होती है किए गए उस कार्य के बराबर होती है जो उस द्विध्रुव को अनंत से
अनंत से क्षेत्र के भीतर तक, क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है, क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मैंने कहा स्थितिज ऊर्जा जो होगी उस कार्य के बराबर होगी। कार्य के बराबर होगी, कौन से कार्य के बराबर होगी? द्विध्रुव को आप अनंत से क्षेत्र के भीतर लाओगे तो कुछ ना कुछ कार्य आपको करना है, उसी कार्य के बराबर होगी। यानी कि स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन किसका करना है, गणना किसकी करनी है? कार्य की। कौन से कार्य की? बोलो। द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी कार्य। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ना? बस उसी पे हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, हो जाएगा। चाहिए क्या? एक तो आपको चाहिए एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, यानी द्विध्रुव के लिए क्या हो, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, वो बना लीजिए सबसे पहले। चलो हम सपोज करते हैं हमारे पास ये एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। चलो ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। इसका परिमाण कितना है, E, और डायरेक्शन इधर। तो ये एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र हो गया जिसका परिमाण E है। प्रत्येक बिंदु पर E होगा क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, एक द्विध्रुव चाहिए, और द्विध्रुव को आप कहाँ से लाओगे, अनंत से। द्विध्रुव को कहाँ से लाओगे, अनंत से। सपोज कर लो यहाँ पर एक पॉइंट क्या है बेटा, अनंत। क्या है, और आप यहां से क्या कर रहे हो, द्विध्रुव को लेकर आ रहे हो, द्विध्रुव को लेकर आ रहे हो। कहां तक ला रहे हो, क्षेत्र के भीतर, क्षेत्र के भीतर। ठीक है ना। अच्छा, अब द्विध्रुव को हम लोग व्यापक फार्मूला प्राप्त करने के लिए क्या मान लेंगे कि द्विध्रुव को आप क्षेत्र के भीतर इस प्रकार से ला रहे हो कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है P और जो क्षेत्र की दिशा है E, उन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है। मान लें थीटा कोण। अच्छा, थीटा मानने का फायदा ये होगा जब आपका व्यंजक प्राप्त होगा तो उसमें थीटा कोण लिखा रहेगा। बात समझ में आ रही है। और अब आप स्वतंत्र हो, थीटा की जगह 0 लिख सकते हो, थीटा की जगह 90 डिग्री लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है, थीटा की जगह 180 डिग्री लिख सकते हो। तो अगर आपको व्यापक फार्मूला मिल गया तो थीटा का मान आप कैसे भी रखो, फिर आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। बाद में कह दो कि द्विध्रुव को इस तरीके से लाया गया, यानी P और E की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में थी, यानी उनके बीच का कोण कितना था, 0 डिग्री। तब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो तुरंत थीटा की जगह क्या रख देना, 0, फार्मूले में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए हम क्या मान रहे हैं कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम लोग इस प्रकार से ला रहे हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण यानी P और वैद्युत क्षेत्र की दिशा E, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, क्यों थीटा कोण पर मान रहे हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन तब आपको व्यापक फार्मूला नहीं मिलेगा जो हमेशा काम करे, इसलिए थीटा कोण मान लीजिए। ये आपका द्विध्रुव है, इसको मिलाने वाली रेखा आप बना दीजिए। एक चीज आप समझिए, ये क्या है बेटा, डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव कैसा निकाय होता है, जिस पर दो समान परिमाण के आवेश होते हैं। यानी अगर हम कहें कि इस पर आवेश का मान जो है बेटा Q है, कितना है, अगर इस पर आवेश का मान Q है तो इस पर भी आवेश का मान कितना होगा, Q। ठीक है, और एक पर माइनस होगा तो दूसरे पर, और इन दोनों के बीच की दूरी अल्प होगी। हम 2L मान ले रहे हैं, कितना मान ले रहे हैं,
ये मान लें इनके बीच की जो दूरी है बेटा वो 2 है। इनके बीच की दूरी कितनी है 2 है। ठीक है, इस द्विध्रुव को नाम दे दो ए बी। क्या नाम दे दो? तब तो लिखने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देंगे ए। ये क्या है ए, और यहाँ पर बोल देंगे कि ये बी। आवेश का मान लिख दे रहे हैं। यहाँ पर जो आवेश का मान था वो -2 था, यही तो था। और यहाँ पर जो आवेश का मान है वो ये। अब ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आपका निकाय देखने में लग रहा है कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि इस पर समान परिमाण के आवेश हैं और विपरीत प्रकार के हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और द्विध्रुव की डायरेक्शन देख लेते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की। द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होती है बेटा बताओ? ऋण आवेश से धन आवेश की। ऋण आवेश ये है ना, धन आवेश ये है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो कुछ इस दिशा में होगी। ये हो गया। ये किसकी दिशा है? स्मॉल पी की डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? ये स्मॉल पी की डायरेक्शन, तो पी की डायरेक्शन ये है और ई की डायरेक्शन ये है। दिखा रहा हूं, ई की डायरेक्शन ये, यही तो है ई की डायरेक्शन। देखो इसी के समांतर रेखा खींची गई, तो ई की दिशा ये हो गई, पी की दिशा ये हो गई। इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। कितना मान लें? चलो भाई थीटा मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो कोण है। बात समझ में आ रही? आप पूरे फिगर को बढ़िया समझिएगा। ये एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र था, पहले से जनरेट था यहाँ पर, जिसका परिमाण कितना था? ई था। इसकी डायरेक्शन इधर की होती। द्विध्रुव आपका अनंत पर इस प्रकार से था, इसको आप अनंत से ऐसे ला रहे हो। किस प्रकार से ला रहे हो कि P और E के बीच का कोण कितना हो? थीटा हो। P और E के बीच का कोण हमेशा क्या रहे? थीटा रहे। तो इस प्रकार से आप द्विध्रुव को लेकर आए। ये भी आपका क्या है? द्विध्रुव। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब डेरिवेशन आप करिए। अब ध्यान देना, इस द्विध्रुव को आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले गए हो, तो जितना कार्य किया जाएगा वही कार्य क्या होगा? इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। ऐसा आपने परिभाषा में लिखा है। तो हम कार्य का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक, लिखेंगे द्विध्रुव को अनंत से, कहाँ से बेटा? अनंत से क्षेत्र के भीतर। क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र। क्षेत्र के भीतर इस प्रकार, हाँ क्या चीज? अच्छा लो, ठीक है, ध्यान दो। द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर इस प्रकार लाने में, किस प्रकार से? इस प्रकार लाने में कि E एंड P के बीच का कोण सदैव थीटा रहे। बात समझ में आ रही है? द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर इस प्रकार लाने में कि E एंड P के बीच का कोण सदैव थीटा रहे। किया गया कार्य, कॉमा कर देंगे, किया गया, लैंग्वेज थोड़ा बढ़िया समझना, इस प्रकार लाने में किया गया कार्य। बात समझ में आ रही है? किस प्रकार से? चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में कर लो। क्या है? फिगर से दिख ही रहा है। द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर इस प्रकार लाने में किया गया
कार्य, और किस प्रकार से लाने वो ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि E एंड P के बीच का कोण सदैव थीटा। लैंग्वेज स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। किया गया कार्य दिखा देंगे और वो होगा क्या, W मान लो, W बराबर, चौंकना नहीं, मैं इसको समझा रहा हूँ, -q पर बल, -q पर बल गुणे -q द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, चली गई अतिरिक्त दूरी। अब आप सोच रहे होंगे नया फार्मूला कहाँ से आ गया, है ना, इसको तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आते हैं। कोई बात नहीं, बढ़िया से समझ रहे हैं। ऐसा इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यही कार्य बचेगा, ये नेट कार्य है। आप असल में लिख सकते हो कि द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर इस प्रकार लाने में किया गया नेट कार्य। कौन सा कार्य, नेट कार्य। कुल मिलाकर कार्य कितना किया जाएगा, तो इतना किया जाएगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे, इसको आप यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। आपके पास एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसमें आपने क्या करके रखा है, द्विध्रुव को इस प्रकार से लाए हो, यहाँ पर क्या है बेटा, तो बोलोगे +2, यहाँ पर -2, इस प्रकार से, ठीक है। इसको आप क्या कर रहे हो, अनंत से, कहाँ से बेटा, ऐसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आ रहे हो, ठीक। कार्य का फार्मूला आप सभी जानते हो, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। दो चीज़ का काम लगेगा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी कार्य को समझने के लिए दो चीज़ का काम लगेगा। सबसे पहले आप एक छोटा सा काम कर लो, इन आवेशों पर कितना बल लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, उसको निकाल लो, ठीक है। अभी उसका काम लगेगा समझने के लिए, तो निकाल लेते हैं फटाफट, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सभी जानते हो कि किस डायरेक्शन में हो, पहले डायरेक्शन देखते हैं। चलो यही कर लेते हैं, ध्यान देना। अगर हम आपसे कहें +q पर लगने वाले बल की डायरेक्शन क्या होगी, +q आवेश जो है, इस पर जो वैद्युत बल लग रहा होगा उसकी दिशा क्या होगी, भाई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, पहले से क्षेत्र जनरेट है ना, तो बल लगाएगा नहीं लगाएगा, लगाएगा, तो उसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, आप सभी जानते हो ई की ओर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस से हमेशा माइनस की ओर होती है। यहाँ पर प्लस आवेश होगा ना ऐसे, तो प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा, और इधर माइनस चार्ज होगा जो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो इस पर जो बल की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से, चलो इस पर जो बल की दिशा होगी वो इधर की ओर होगी, ये हो गया। अब ध्यान देना, -q आवेश है, इस पर बल की डायरेक्शन इधर, यानी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। क्यों, क्योंकि इधर धनावेश होगा, वो इसको आकर्षित करेगा। ऋण आवेश है, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना अरविंद, ठीक है सर। और उतना ही होगा परिमाण में, केवल माइनस रहेगा, क्योंकि बल बराबर आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो ही चीज पर निर्भर करेगी, है ना। तो आवेश देखो दोनों का बराबर है, क्यों वहां भी क्यों यहाँ भी, परिमाण देखना, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो प्रत्येक स्थान पर उतना ही रहेगा, क्योंकि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना राजवीर, ओके। तो इसलिए वेक्टर की जो लंबाई होगी उसी के बराबर होगी, यही ले लो, ये क्योंकि इसकी लंबाई है, परिमाण को प्रदर्शित करती है। अब आप लिख देंगे यहाँ पर F1, क्या लिख देंगे बेटा, F1, और यहाँ पर F2, इन दोनों की वैल्यू कितना होगी हम लोग निकालते हैं। हम सभी जानते हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, क्या, जो नहीं जानते वो लिख लें, बाकी तो सब जानते हैं, है ना। हम क्या जानते हैं कि बाह्य वैद्युत, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, उसमें अगर कोई परीक्षण आवेश रखा है, कोई परीक्षण आवेश रखा है, तो उस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, ये हम ले लेंगे F, और उस परीक्षण आवेश को ले लेंगे, उन दोनों का अनुपात करा देंगे। तो उस बिंदु पर
कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो आ जाएगी। बात समझ में आ रही ना, यानी F/Q0 = E। तो यहाँ से अगर हम F के लिए सॉल्व करें तो हम सभी जानते हैं F = Q0 × E, यानी जिस आवेश पर बल लग रहा था वो आवेश ले लो और उस बिंदु पर जितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लो और उन दोनों का गुणनफल करा दो, बल के बराबर हो जाएगा। तो इस बिंदु पर आवेश कितना था ले लेंगे और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर इतना ही होगा और इन दोनों का गुणनफल करा देंगे तो इस पर लगने वाले बल का मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ पर आवेश का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों का गुणनफल करा दिए, ठीक है ना, मिल गया ये। अच्छा, ई पर चाहो, हाँ ई पर आप वेक्टर लगा सकते हो क्योंकि ई भी क्या है सदिश राशि, तो ऐसे लगा दिए। बात समझ में आ रही? बल तो मिल गया, विस्थापन की बात हम कर लेंगे, ध्यान देना बेटा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अनंत से आप द्विध्रुव को इस प्रकार से ला रहे हो कि क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ओके। प्लस क्यू को जब आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाओगे तो बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर प्लस आवेश होगा, धन आवेश होगा ना, वो क्या कर रहा होगा, प्लस को रिपल कर रहा होगा, दूर भगाने का प्रयत्न कर रहा होगा। तो वैद्युत बल के विरोध में आपको प्लस क्यू को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना होगा। तो जब वैद्युत क्षेत्र के विरोध में आप लेकर आओगे तो बाह्यकर्ता द्वारा कार्य करना होगा, यानी किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो किया गया कार्य कैसा होगा, प्लस होगा। अभी हम लोग निकाल के भी देखेंगे, ठीक। लेकिन अगर माइनस क्यू की बात करें तो माइनस क्यू को बाह्यकर्ता द्वारा नहीं किया जाएगा कार्य, वैद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य कर रहा है क्योंकि ये ऋण आवेश है ना, इसको तो धनावेश अपने आप अपनी ओर खींच रहा होगा। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो ऋणात्मक। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दो, प्लस क्यू तो यहीं तक लाए हो ना, प्लस क्यू को यहीं तक लाए हो, लेकिन माइनस क्यू को यहाँ से कुछ आगे भी ले गए हो, यहाँ तक आया है, तो प्लस क्यू को लाने में किया गया कार्य कम होगा, कैलकुलेट करके भी बता रहा हूँ। और जो माइनस क्यू को वैद्युत क्षेत्र ला रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य ज़्यादा होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य ज़्यादा होगा। बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो अभी उड़ जाएगा, ठीक है। ठीक से बैठो, चलो ध्यान देना बेटा, कहाँ तक ज़्यादा किया है भैया, विस्थापन आप अगर ध्यान से देखें तो यहीं तक तो हुआ है, यहीं से यहीं तक तो ज़्यादा क्यू नॉट आया है ना आगे, बाकी यहाँ तक तो प्लस क्यू भी आया है और यहाँ तक माइनस क्यू भी आया होगा। ध्यान से समझना, जब आप प्लस क्यू को मान लो अनंत से यहाँ तक लेकर आए, कहाँ तक, इस बिंदु तक, यहाँ तक लाए, मान लो किया गया कार्य कितना था बेटा, W1 था। किसको लाने में, प्लस क्यू को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना था, W1। अच्छा, W1 होगा क्या, प्लस W। मान लो कि प्लस W कार्य किया गया क्योंकि बाह्यकर्ता द्वारा किया गया है ना। बल लोगे तो इस पर बल कितना लग रहा है, प्लस में, प्लस क्यू भी लग रहा है, ये लोगे और गुणे जितना भी विस्थापन हुआ होगा वो विस्थापन लोगे, गुणा कराओगे धन में आएगा ना। अच्छा, माइनस क्यू को यहाँ से ला रहे हो, मान लो वैद्युत क्षेत्र ला रहा है, वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक ला रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक किया गया कार्य जो है माइनस क्यू को लाना है, उसको मान लो W2, क्या मान लो बेटा, W2, और W2 होगा क्या, इसी के बराबर होगा क्योंकि इस पर भी बल देखो इतना ही लग रहा है परिमाण में, QE बल उतना ही है और विस्थापन भी जितना इसका था उतना ही इसका मैंने बना दिया। बात समझ में आ रही है? तो बल और विस्थापन बराबर है तो उतना ही तो कार्य होगा, बस फर्क क्या है, ये माइनस में, तो बल यहाँ पर माइनस में रखोगे तो इसलिए W का मान कितना आएगा, यानी कार्य तो उतना ही किया जाएगा जितना बाह्यकर्ता किया है यहाँ तक लाने में, प्लस में है, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र करेगा यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य वो माइनस में। बात समझ आ रही? तो आप ध्यान दो, जितना कार्य प्लस में उतना कार्य माइनस में, कुल कार्य 0, तो यहाँ तक तो कार्य 0 हो गया। अब प्लस क्यू तो यही रुका हुआ है, लेकिन माइनस क्यू यहाँ से यहाँ तक अधिक दूरी चल रहा है। कितना अधिक दूरी चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक, वो हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, बहुत आसानी से अभी बता देंगे। अभी के लिए इसको बिंदु A माना है आपने, इसको B माना है और इसको मान लो N, नॉर्मल है ना, लंब डाले हो 90 डिग्री, N मान लो,
तो कितना अधिक दूरी चला, ए एन। कितना अधिक दूरी चला, ए एन। तो ये तो खत्म हो गया ना। तो यहां से यहां तक वैद्युत क्षेत्र सपोज करो कितना कार्य कर रहा है लाने में, माइनस क्यू को। तो मान लो W3 कितना कार्य कर रहा है बेटा, और W3 ही एक्चुअल कार्य होगा, हालांकि निकाल के देखते हैं W3 द्वारा किया गया कार्य कितना, ये W3 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहोगे माइनस के ऊपर जितना बल लग रहा है वो ले लो, वही तो मैंने लिखा है, माइनस के ऊपर बल। ठीक है, तो माइनस के ऊपर जो बल लग रहा है वो ले लेंगे। कितना लग रहा है, F2 गुणे चली गई अतिरिक्त दूरी। चली गई अतिरिक्त दूरी का मतलब ये माइनस क्यू द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी का मतलब हुआ कि माइनस क्यू प्लस क्यू से कितना दूरी अधिक चल रहा है वही उतना बचेगा, बाकी तो नष्ट हो जाएगा ना। तो कितना अधिक दूरी चला, AN। ये आपका हुआ W3। अगर हम नेट कार्य देखें, कुल कार्य देखें, ध्यान देना, हाँ W क्या मान लें, इसको डैश मान लें। चलो तो W डैश बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, यही तो आएगा बेटा। अच्छा, W1 की वैल्यू प्लस W प्लस W2 की वैल्यू माइनस, तो प्लस माइनस और प्लस W3 की वैल्यू जो भी होगी, यानी F2 इंटू ए। अगर हम बात करें F2 क्या है, तो माइनस के ऊपर बल है, माइनस के ऊपर AN क्या है, तो आप बताओगे प्लस क्यू से चली गई अतिरिक्त दूरी है। कौन चल रहा है अतिरिक्त दूरी, माइनस है। ठीक है ना। तो आप देखो ये तो कट गया, यानी नेट कार्य कितना बचा बेटा, बताओ। ये बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। वहीं से अभी सॉल्व हो जाएगा, 2 लाइन में आ जाएगा आंसर। ठीक है, और ये सबसे आसान विधि है इस डेरिवेशन को करने की। आप बुक में देखोगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, ओके। ये चीज़ जिन बच्चों को कम समझ में आई होगी, आप रफ टाइप करके ऐसे नोट भी कर सकते हो इसको, और बाद में इसको समझ भी सकते हो। जहाँ पे दिक्कत होगी वो आप मुझसे पूछते रहो, है ना। क्या फिगर बेटा, ये फिगर बना तो है उसी तरीके से सेम। ठीक है, अगर वो नहीं समझ में आया है तो अभी हम लोग उस पर एक बार फिर चर्चा कर लेंगे। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। देखो लास्ट वाला टॉपिक मैंने लिखा है, यही आपका क्या है, नेटवर्क है। नेट कार्य आपका W डैश है, जिसकी वैल्यू इतना है। ठीक है, चलो W रहा इतना, ध्यान देंगे। अगला स्टेप लिखेंगे W इज इक्वल टू माइनस के ऊपर बल। तो माइनस के ऊपर कितना बल लग रहा है, F2 गुणे माइनस क्यू द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो जैसे आपने वहां पे किया है। चलो ये क्या है, इस पर लंब। ठीक है ना, ओके। और इसके बिंदु की नाम दे दो कुछ, n दे दिए। ठीक, ओके। तो कितनी दूरी अतिरिक्त चला है, माइनस क्यू प्लस क्यू से AN, यही तो चला। तो यहाँ पर चली गई अतिरिक्त दूरी कितनी है बेटा, A। बात समझ में आ रही है। तो F2 की तो वैल्यू आपने पहले से लिखी है, AN की वैल्यू हमको नहीं पता, वो यहाँ पर हम लोग निकाल ले रहे हैं कि कितना होगा। चलो देखते हैं कि कितना है। चलो ध्यान देना, लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल त्रिभुज में चले आओ बेटा, ANB क्या है, AN। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, यानी AB क्या है, कर्ण है। ये आपको पता है, इसकी वैल्यू 2L। ठीक, और न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा लंब BN, ना ही हमको पता है ना ही हमको चाहिए। ठीक, इसको छोड़ रहे हैं, हमको चाहिए क्या, AN। जो बचा AN बचा ना, वही तो आधार होगा। आधार हमको चाहिए, कर्ण हमको पता है। आधार और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, बताओ, पास में।
कॉस और सेक दोनों में आती है, लेकिन हमारे लिए आसान कौन सा होगा, कॉस होगा। तो इसलिए हम ज़्यादातर साइन कॉस टेन इन्हीं तीनों से काम चला लेते हैं। कॉस, तो इस त्रिभुज में हम लोग कॉस थीटा लगाएंगे। सारी चीज़ें आप समझिए। चलो कॉस थीटा लगाते हैं। तो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बेटा, ए एन कितना है, आधार बटे कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने की भुजा 2l। ए बी की वैल्यू पता है 2l, डायरेक्ट रख दें 2l। अच्छा ए एन हमको चाहिए, तो इसलिए ए एन को, ए एन के लिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2l यहाँ क्या है, भाग में इधर जाएगा, तो 2l इंटू लो, ए एन की वैल्यू आपको मिल गई। वैल्यू पुट करो, आंसर ले लो। देखो W F2 की वैल्यू माइनस क्यू ई और इंटू ए एन की वैल्यू 2l cos थीटा। ठीक है, 2QL को इकट्ठा कर लो, आप सब जानते हो इसका मतलब, बिल्कुल सही। तो माइनस, ठीक है, 2 कांस्टेंट था, आगे लिखिए QL और फिर E cos थीटा। गुड, ओके। बाकी यहाँ समझिए बेटा, हम लोग लिखेंगे बट 2QL इज इक्वल टू P। P क्या है, द्विध्रुव AB का आघूर्ण, द्विध्रुव AB का आघूर्ण। तो कोई पूछे P क्या है तो आप बता सकते हो AB का आघूर्ण, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं AB का। बात समझ में आ रही है कैसे AB का आघूर्ण हुआ, क्योंकि हम किसी भी द्विध्रुव का आघूर्ण निकालते हैं तो उसका दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो कोई भी एक आवेश लोगे तो कितनी वैल्यू होगी, क्यों गुणे उनके बीच की दूरी लोगे तो 2l, ठीक से लिखोगे तो 2q, और यही क्या है आपका द्विध्रुव। क्लियर है, अच्छा इतना है। तो परंतु 2QL बराबर P, देन तब आप देखिए W इज इक्वल टू माइनस 2QL की जगह पर P और इंटू E cos, यही तो बेटा आपका फार्मूला है, यही आपका एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। बात समझ में आ रही है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव को आप अनंत से इस प्रकार से लेकर आए हो कि सदैव P और E के बीच का कोण थीटा है, तो इतनी उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। अब आप किसी भी प्रकार से ले जाओ, निकाल सकते हो, क्योंकि थीटा की वैल्यू आप बदल देना। मान लो अगर हम द्विध्रुव को इस प्रकार से लाए होते कि P की डायरेक्शन और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन एक ही होती, बात समझ में आ रही है, तो थीटा का मान कितना लिखते, 0, 0 यहाँ रखोगे, cos 0 की वैल्यू 1, तो माइनस P होता। आप करके देख लो, उतना ही आएगा, यही कैलकुलेशन सेम करके देख लो, ठीक, उतना ही आएगा। अच्छा मान लो आप 90 डिग्री पे ऐसे लेकर आते तो cos 90 की वैल्यू और होगी भी क्यों नहीं 0। स्पेशल केस में देख ले रहे हैं अभी कैसे 0 होती, ठीक है ना। 180 पे लाएंगे तो क्या होगा, सारी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ये डेरिवेशन आपको समझ में आया कि नहीं, एकदम क्लियर है, ओके। इस पर न्यूमेरिकल आपको करनी है, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। दूसरी चीज़, स्पेशल केस हम लोग देख रहे हैं, स्पेशल केस क्या क्या बन सकते हैं। पहला केस है बेटा, ध्यान देना, यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0, ठीक है। इसको फिगर से भी समझते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि आपका वैद्युत क्षेत्र ये है, अनंत बिंदु यहाँ था बेटा, आप इसको लेकर आ रहे हो ऐसे इस तरीके से, और द्विध्रुव आपका किस डायरेक्शन में है, इस तरीके से रखा है, ये माइनस क्यू है और ये, बात समझ में आ रही है। तो माइनस से प्लस क्यू और किसकी डायरेक्शन होगी, पी की, ये पी की डायरेक्शन होगी ना, तो पी की डायरेक्शन और ये ई की डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में, तो उन दोनों के बीच का कोण। अच्छा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी, यही तो है। अब जब किया गया कार्य निकालोगे तो दोनों तरीके से बता रहा हूँ, एक तो डेरिवेशन के तरीके से, माइनस क्यू पर बल कितना लगेगा बेटा, तो आप बताओगे माइनस क्यू पर बल
माइनस क्यू ई, इतना बल लगेगा बूढ़े। माइनस क्यू द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, तो पी से ज़्यादा दूरी कितना चल रहा है, 2u। इसी को सॉल्व कर ले, यही किया गया कार्य होगा। कार्य बराबर बल गुणे नेट कार्य की बात कर रहा हूँ भाई। यहाँ तक जो किया गया कार्य होगा वो तो 0 हो गया, है ना। जितना कार्य आप करोगे बाह्यकर्ता द्वारा किया जाएगा, उतना ही कार्य वैद्युत क्षेत्र करेगा। बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य प्लस वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य माइनस। तो यहाँ तक तो कार्य समाप्त। अब इसके बाद माइनस क्यू जितना आगे गया है वही कार्य आपको मिलेगा, और वो किसने किया है, वैद्युत क्षेत्र में। तो ये माइनस 2QL और इंटू ई, तो माइनस 2QL की जगह P इंटू ई। ये तो हो गया डेरिवेशन इसका, हम अपने फार्मूले से ज्ञात करते हैं। देन अगर थीटा बराबर 0 है तब किया गया जो नेट वर्क होगा, अभी हम लोग फार्मूला प्राप्त किए माइनस पी कॉस थीटा। माइनस पी वैल्यू उसमें पुट करते हैं, तो माइनस पी ई, इतना ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा ना। फार्मूला देखो, डेरिवेशन। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओके, फिगर से समझ लेना थोड़ा बहुत। अब दूसरा देखो, दूसरा स्पेशल केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मान लो 180 डिग्री है, 0 डिग्री ये हुआ, ये मिनिमम वर्क हुआ है। बात समझ में आ रही है। इसको आप लिख सकते हो W मिनिमम, क्योंकि आप जानते हो, मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो कार्य किया जाएगा वो न्यूनतम होगा। अच्छा, W मिनिमम बराबर कितना होगा, माइनस पी। एक चीज़ तो हम लोग बताए ही नहीं, यही किया गया कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो लिख सकते हो यहाँ पे आपके परिभाषा के अनुसार यही किया गया कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो लिखेंगे परिभाषा अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, स्थितिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। परिभाषा तो पहले लिखवा दिए ना, हाँ बिल्कुल, है ना। चलो W, और W की वैल्यू कितना है बेटा, माइनस पी कॉस थीटा, ये आपका स्थितिज ऊर्जा U। ध्यान रहे, आप इसको पहचान के लिए U की जगह क्या, U की बगल में सफिक्स के रूप में थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये द्विध्रुव जब थीटा डिग्री कोण पर था तब इतनी स्थितिज ऊर्जा है। बात समझ में आ रही है, कितना कोण था, थीटा डिग्री था, तब इतना स्थितिज ऊर्जा है। 0 डिग्री होगा तो उसको U 0 से लिख देते हैं, 180 डिग्री होगा तो U 180 लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है, पहचान के लिए बस। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा मिनिमम कार्य होगा, और यही कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं U मिनिमम, U मिनिमम न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, और कितनी होगी, तो माइनस पी कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इतना ही। इससे एक लॉजिक और समझना है, इसलिए दोबारा समझा रहा हूँ। देखेंगे क्या, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ध्यान रखना, यही दशा तो है द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की। बोलो, थीटा क्या होता था, 0 डिग्री होता था, यानी द्विध्रुव क्या हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, तो द्विध्रुव क्या होता था, अस्थायी संतुलन में होता था। ठीक है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता था। तो आप दो तरीके से याद रख सकते हो, जब उस पर टॉर्क क्या था, 0 डिग्री था, ठीक है, तो संतुलन में था। हालांकि अस्थायी संतुलन में भी टॉर्क क्या था, 0 डिग्री। यहाँ पर आप समझ सकते हो, जब उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, स्थितिज ऊर्जा, तो द्विध्रुव क्या होगा, अस्थायी संतुलन में होगा। ठीक है ना, दूसरे कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। दूसरा, इफ, हाँ यहाँ लिख दो, इस दशा में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा, अस्थायी
ठीक है। अस्थाई, अस्थाई और उदासीन तीनों संतुलन आप जानते हो बढ़िया से, है ना, आपको समझा चुके हैं पहले ही। इस तरीके से कोई यहाँ पे रखा है तो अस्थाई संतुलन, यहाँ पे रखा है तो अस्थाई संतुलन, प्लेन सरफेस पे रखा है तो उदासीन संतुलन। बात समझ आ रही है? परिभाषा भी मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई वस्तु या कण इस प्रकार से संतुलन की स्थिति में है कि अगर उस पर हम लोग बल लगा के थोड़ा सा विस्थापित कर दें और वो कण या वस्तु एक बल का अनुभव करे, जो बल उसको पुनः उसकी संतुलन की स्थिति में ले आए, तो वो अस्थाई संतुलन। ले आए या लाने का प्रयत्न करे तो वो क्या होगा? अस्थाई संतुलन। अच्छा, अगर हम किसी वस्तु, कोई ऐसी वस्तु है जो संतुलन की स्थिति में है और उस पर हम लोग बाह्य बल लगा के थोड़ा सा उसको विस्थापित कर दे रहे हैं और वो एक बल का अनुभव कर रहा है, जो बल क्या कर रहा है? उसके पूर्व संतुलन की स्थिति से उसको दूर ले जा रहा है, तो अस्थाई। अच्छा, उदासीन संतुलन क्या होता है? अगर कोई वस्तु इस प्रकार से संतुलन की स्थिति में है कि उस पर हम लोग बल लगाएं और उसके संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा उसको विस्थापित कर लें, तो भी वो किसी बल का अनुभव ना करे। यानी जैसे पहले संतुलन में था, अब भी संतुलन में। इस बल को आप समझ पा रहे हो, अगर थोड़ा सा हम लोग विस्थापित कर दें तो वहाँ संतुलन में हो जाएगा, इधर करेंगे वहाँ संतुलन में हो जाएगा, किसी बल का ही अनुभव नहीं करेगा, तो उसको उदासीन संतुलन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ये संतुलन के 3 प्रकार थे, तीनों आप जानते हो। यही द्विध्रुव में भी लगते हैं, मैंने आपको समझाया इसको बढ़िया से। जब आप निकाल रहे थे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, याद है ना? ठीक है, इसीलिए यहाँ पे केवल ऐसे समझा दे रहे हैं। दूसरा, यहाँ एक नया तरीका लेकिन आपको मिला है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम तो अस्थाई संतुलन। अगर हम कहें कि थीटा का मान 180 डिग्री है, कितना है? इसका मतलब फिगर में हम लोग कैसे समझेंगे? इस तरीके से, यहाँ पे क्या है बेटा? अनंत बिंदु है, यहाँ से हम द्विध्रुव को ला रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से ला रहे हैं? इस प्रकार से ला रहे हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? तो P की डायरेक्शन ये और E की डायरेक्शन ये, इन दोनों के बीच का कोण। बात समझ में आ रही है? अच्छा, P की डायरेक्शन इधर की ओर होगी कब? जब यहाँ पर -Q हो जाए, और यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? बात समझ में आ रही है? ये। अच्छा, अगर हम डेरिवेट करें कि किया गया नेट कार्य कितना होगा, W बराबर, तो आप जानते हो यहाँ तक तो किया गया कार्य 0 होगा। -Q को चाहे वैद्युत क्षेत्र ला रहा है और +Q को चाहे बाह्यकर्ता द्वारा लाया जा रहा है, क्योंकि जितना कार्य वैद्युत क्षेत्र करेगा उतना ही कार्य बाह्यकर्ता करेगा, 0 हो जाएगा। अब बाह्यकर्ता यहाँ से अधिक कार्य करेगा, प्लस आवेश है ना, प्लस आवेश में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य होगा, वो क्या करेगा? यहाँ से 2L दूरी इसको अधिक ला रहा है, तो अधिक लाने का मतलब +Q पर लगने वाला बल, तो Q × E प्लस में होगा। अच्छा, चली गई अतिरिक्त दूरी कितना? 2L, तो 2QL कितना होगा बेटा? P, तो P × E बस होगा क्या? ये प्लस में, क्योंकि इस पर बल कितना लगेगा? +Q। ठीक, और यही हम लोग देखते हैं अपने फार्मूले से। तब किया गया कार्य वही क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा देखना मैक्सिमम होगी, U मैक्स, क्योंकि देखो ये माइनस में था और ये अभी देखना, तो फार्मूला क्या था? U बराबर -P cos थीटा, यही तो था, तो -P cos 180 डिग्री, ओके, -P cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होगा, माइनस मैच कराओ वहाँ से, उतना ही तो आ रहा है ना। मेरे कहने का मतलब है आप डायरेक्ट मत रटो इसको, आप समझो वहाँ से, फिगर से भी समझो, फिगर इसीलिए बना रहा है, ठीक है ना। और अगर आपकी समझ बढ़िया है इस पर, कैसा भी आपको न्यूमेरिकल दे आप लगाओगे, फार्मूला से मतलब नहीं है। अगर फार्मूला टाइप नहीं है तो फार्मूला टाइप आप बना ले जाओगे, और 12th में ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं,
ठीक है, पहले उनको फार्मूला के अनुसार हम लोग अरेंज करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। जिसमें ये कला आ गई वो अपना ढोल बजाए। ठीक है, तो इस तरीके से डेरिवेट हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम अस्थायी संतुलन है ना, क्योंकि यहाँ पर द्विध्रुव अस्थायी संतुलन, थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो पुनः अपनी संतुलन की स्थिति में नहीं आएगी, दूर चली जाएगी। और यहाँ आप थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो पुनः अपनी संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। चलो देखते हैं, तो लिखेंगे इस दशा में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। तो एक तरीका और जान पाए, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम तो अस्थायी संतुलन, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम अस्थायी संतुलन। ये नहीं समझ पाए? क्यों, क्या चीज नहीं समझ पाए? अच्छा, अस्थायी कैसे हो गया? 180 डिग्री, मैंने कोण भी वहां पे बता रखे हैं। जब 180 डिग्री पे होगा तो अस्थायी संतुलन है। अच्छा, मैं समझा रहा हूँ आपको, फिगर से नहीं समझ पाया है ना? हाँ सर, जब पढ़ाते थे तो सर सोते थे। यहाँ पर बेटा ध्यान देना, प्लस क्यू रखा है और यहाँ पर माइनस क्यू रखा है। इस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन क्या होगी? इधर की ओर। यहाँ प्लस होगा ना, तभी तो प्लस से माइनस क्यू वैद्युत क्षेत्रीय डायरेक्शन है। इस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन ये, और इस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन ये। प्रतिकर्षण करेगा, विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, उनकी क्रिया रेखाएं क्या है? एक ही हैं। क्रिया रेखाएं क्या है? एक ही है, अलग अलग नहीं है ना। तो जब आप पर किसी पर बल लगा रहे हो, क्रिया रेखाएं एक ही हैं, तो हमारा सदिश क्या कहता है? परिणामी बल क्या होगा? उनके परिमाण को घटा दो, यही तो होगा। सदिश राशियां अगर विपरीत दिशा में हैं, क्रिया रेखा एक ही है, तो उनके परिणाम को हम लोग क्या करेंगे? परिमाण को घटा कर परिणामी लिखेंगे। और अगर एक दिशा में है तो जोड़कर, एक दिशा में है तो जोड़। ठीक है, अच्छा, बल का परिमाण निकालते हैं। तो बल F इज इक्वल टू, इस पर लगने वाला बल QE माइनस QE होगा, लेकिन हम परिमाण की बात कर रहे हैं कि कितना मात्रा में बल लग रहा है। अच्छा, इस पर बल की बात करें तो F इज इक्वल टू QE प्लस QE होगा, लेकिन परिमाण मात्रा कितनी है? QE होगा। अब दोनों ही बल बराबर और विपरीत है कि या रेखाएं एक ही है, घटाओ, नेट फोर्स कितना होगा? F नेट। इसको अगर F1 माने, इसको F2 माने, तो F1 माइनस F2। हालांकि वेक्टर में लिखोगे तो ये माइनस होगा या प्लस होगा, लेकिन हम परिमाण देख रहे हैं। तो F1 की वैल्यू QE माइनस QE। कितना बल लग रहा है इस पर? नेट फोर्स 0। कोई बल लग रहा है? वो किसी बल का अनुभव नहीं कर रहा है, तो संतुलन में तो आई है ना। ये बात तो समझ में आ रही कि संतुलन में है। यहाँ भी ऐसे देखोगे तो संतुलन नहीं होगा। इस पर बल इधर लगेगा, इस पर बल इधर लगेगा, दोनों ही बल बराबर होंगे, क्रिया रेखा एक ही। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इधर उधर विस्थापित करें तो क्या ये वापिस उसी स्थिति में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? करके देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम थोड़ा सा ऐसे विस्थापित करते हैं, यानी माइनस क्यू तो यही है, ठीक है, और प्लस क्यू को आप क्या किए? यहाँ कर दिए, ठीक है ना। पहले कैसे था? तो ये पहले ऐसे था, यहाँ पर था प्लस क्यू, आपने क्या किया? इसको थोड़ा सा ऐसे विस्थापित कर दिया। अब इस पर बल का जो अनुभव कर रहा है, जो बलाघूर्ण लग रहा है, वो किस डायरेक्शन में इसको ले जा रहा है? आप ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस आवेश है ना, तो इस पर जो बल लग रहा होगा वो दूर की ओर, यानी इस डायरेक्शन में, और इस पर जो बल लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में। अब बल की डायरेक्शन देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये द्विध्रुव को इस डायरेक्शन में घुमाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी ऐसे ले जाएंगे, वापिस उस स्थिति में नहीं लाएंगे। तो यही तो परिभाषा है अस्थायी संतुलन। समझ में आया ना? नहीं आया? कंफर्म? ठीक। तो ये अस्थायी संतुलन में, ऐसे आप लोग घर पे इसको करके देखिएगा घुमा के, इस पर जो टार्क लगेगा वो वापस इसी स्थिति में लाने का प्रयत्न करेगा। तो ये अस्थायी संतुलन है। बात समझ में आ रही है? इस पर अगर थोड़ा सा ऐसे घुमाओगे भी तो बल इधर लगेगा एक F, और दूसरा इधर लगेगा, यानी वापस से क्या करेगा? इधर की ओर लाने का प्रयत्न करेगा। इसीलिए तो इसको प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जो आप आघूर्ण निकालते थे बलयुग्म आघूर्ण, उसको प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण इसीलिए बोलते हैं।
वो पुनः उस स्थिति में लाने का प्रयत्न करें। चलो ठीक है, समझ गए ना, अस्थाई अस्थाई दोनों, टेक्निकली भी समझ गए, फिगर से भी समझ गए। ठीक, टेक्निकली आपके पास दो तरीका है, एक तो थीटा का मान 0 डिग्री है तो अस्थाई संतुलन, क्या है अस्थाई संतुलन, और 180 डिग्री है तो अस्थाई संतुलन। दूसरा तरीका, स्थितिज ऊर्जा मिनिमम है तो अस्थाई संतुलन, मैक्सिमम है तो अस्थाई। ठीक है ना, दो तरीके ये हो गए, और जो बेसिक था, बेस था, उसका परिभाषा के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, आप तीसरा स्पेशल केस देख लेते हैं। यदि थीटा का मान 90 डिग्री है, कितना हो बेटा, अब बताओ किया गया कार्य कितना होगा, नेट कार्य बताओ आप, उतना ही स्थितिज ऊर्जा होगी जितना नेट कार्य किया जाएगा। आप बताओ बेटा, सोच पा रहे हो कुछ? 0, कैसे, कौन बताया? सही बता रहा है। पहली बात तो थीटा की जगह 0 रखोगे, वो 90 डिग्री रखोगे ना, cos 90 की वैल्यू 0, वहां से निकाल ले। दूसरी चीज, एक रोचक चीज है, उसको आप समझिए फिगर से, ध्यान दो बेटा, ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है ना। अनंत से आप क्या करोगे, द्विध्रुव को लाओगे, किस तरीके से लाओगे कि क्षेत्र की डायरेक्शन से 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, क्षेत्र की दिशा से, तो क्षेत्र की दिशा तो ये है ना, और पी की डायरेक्शन, अगर यहाँ माइनस क्यू मान रहे हो और यहाँ प्लस क्यू मान रहे हो, तो पी की डायरेक्शन ये है, ऊपर की ओर होगी कि नहीं होगी, तो ऊपर की ओर ये पी की डायरेक्शन, और इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का कोण, ठीक है, इस तरीके से आप ला रहे हो। अब किया गया कार्य बताओ, बाह्यकर्ता द्वारा, यहीं तक तो दोनों आ रहे हैं ना, दोनों का समान विस्थापन है, विस्थापन समान और आवेश भी समान, वैद्युत क्षेत्र भी समान, तो आवेश और वैद्युत क्षेत्र का गुणनफल क्या होता है, बल होगा, बल समान लगेगा, दो चीज समान हो गया, बल समान विस्थापन समान। बात समझ में आ रही? बस माइनस के ऊपर जो बल होगा वो माइनस में आ गया, माइनस क्यू इंटू ई होगा, और प्लस के ऊपर प्लस क्यू इंटू ई। ठीक, तो बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य अगर हम W1 निकालें, W1 निकालें, ध्यान देना, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य, तो बल की डायरेक्शन होगी प्लस क्यू, बल का मान जो होगा वो प्लस क्यू होगा, और जो भी होगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट डी मान लेते हैं, जितना भी होगा, जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा। अच्छा, W2 वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि माइनस क्यू आवेश है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल माइनस क्यू और इंटू विस्थापन डी, किया गया कुल कार्य 0, क्योंकि जितना प्लस में उतना ही, बात समझ में आ रही है ये चीज़, और वही चीज़ आपके फार्मूले से भी आने वाली है। तो तब किया गया कार्य वही स्थितिज ऊर्जा होगा, W बराबर माइनस पी कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री, हम लोग जानते हैं बेटा क्या, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, 0 रखेंगे, 0 से गुणा होगा 0, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 0, ये हो गया, ठीक है। चलो, क्लास में मजा आया?